दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगली क्लास लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 263 नंबर का लेक्चर यानी ज्योग्राफी में आज हमारा 33वां लेक्चर है। जिन बच्चों ने पीछे की क्लास नहीं देखी है जाके देख लीजिएगा। आज फिलहाल हम नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे चक्रवात के बारे में। चक्रवात क्या होता है, चक्रवात की दिशा कैसी होती है, चक्रवात कैसे बनता है, और खास करके हम बातचीत करेंगे शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, आप बखूबी जानते हैं। और अगर आप इस सीरीज को नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार इस सीरीज से जुड़िए। भारत में चाहे आपने जहां से कोचिंग किया हो, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन इस क्लास को देखना बहुत जरूरी, क्योंकि एक एक चैप्टर से कैसे कैसे सवाल बनते हैं। यदि आप ये नहीं जानते तो कभी भी एग्जाम में दोस्तों आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपको पता है, आपने चैप्टर पढ़ लिया, किसी ने आपको चक्रवात पढ़ा दिया लेकिन सवाल नहीं बताया कि परीक्षा में सवाल आते कैसे हैं, कैसे पता चलेगा कि आप बेहतर हैं? आप बताइए मुझे, ठीक है? तो आप आइए साथ में जुड़िए, बहुत मजा आने वाला। 7890 सवाल दोस्तों अभी तक इस सीरीज में मैं पढ़ा चुका हूं। तो अगर आप साथ में जुड़े होंगे तो धीरे धीरे तैयारी आपकी अच्छी हो पाएगी। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से मैं छोटे छोटे इंडिविजुअल बैच लॉन्च किया हूं दोस्तों, बहुत कम प्राइस में। आप चाहे तो यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं और नए नए कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? आइए, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, सीधे अपने सवालों पर आता हूँ और पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या क्या सवाल मिलता है और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है? तो एक सवाल पूछता है कि दो भिन्न ताप वाली वायु राशियों से किस प्रकार की पवनों की उत्पत्ति होती है। सवाल क्या पूछ रहा दोस्तों? कह रहा किस प्रकार के पवन बनते हैं जब दो भिन्न प्रकार की ताप वाली वायु राशियां मिलती हैं। सर यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो दोस्तों ये दो भिन्न ताप की बात कर रहा है, दूसरा सर वायु राशि की बात कर रहा है। जब तक बच्चा इन दोनों चीजों को नहीं समझेगा कभी भी जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक है? अब जैसे दोस्तों मैं कह दूं आपसे वायु के बारे में और वायु के ताप की बात कर दूं तो देखिए ताप के हिसाब से तो वायु दो ही प्रकार की होती है, या तो दोस्तों गर्म वायु होगी या तो दोस्तों ठंडी वायु होगी, ठीक है? तो याद रखिए चक्रवात हमेशा कब बनता है? जब गर्म और ठंडी वायु का मिलन होता है, मतलब गर्म और ठंडी वायु आपस में टकराती है तभी चक्रवात बनेगा, नहीं तो चक्रवात नहीं बनता है, ठीक है? इतनी बात अपने दिमाग बिठा लीजिए। दूसरा पॉइंट दे रहा दोस्तों ये वायु राशि, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इस सवाल का कीवर्ड है वायु राशि। अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने बताया था दोस्तों हवाओं के बारे में कि जब हवाएं क्षैतिज चलती हैं, कैसी चलती हैं दोस्तों? क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब कैसे है? ऐसे, ठीक है? जब हवाएं लेटी हुई क्षैतिज चलती हैं तब इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तब इन्हें पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवन, या फिर इन्हें क्या कहा जाता है? वायु कहा जाता है। लेकिन यदि यही हवाएं लंबवत चलने लगे, क्या करने लगे दोस्तों? यह हवाएं लंबवत चलने लगे या यही हवाएं ऊर्ध्वाधर चलने लगे, ऊर्ध्वाधर कैसे? ऐसे, ऊपर और नीचे, तब दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? तब इसे कहा जाता है वायु राशि। क्या कहा जाता है? वायु राशि कहा जाता है। ये आप अच्छे से जानते हैं। आई बात समझ में? तो यहां वायु राशियों की बात कर रहे हैं, यानी चक्रवात के लिए दो कंडीशन जरूरी है, एक तो गर्म और ठंडी वायु होना चाहिए और तीसरी कंडीशन क्या है? वायु राशि, यानी जो हवा है ये ऊर्ध्वाधर चलना चाहिए, ठीक है? ऊपर नीचे। सर ये हवा ऊपर नीचे कैसे चलता है? अरे तभी तो चक्रवात का जन्म होता है। ये जिस बारे में कह रहा दोस्तों, इसी की वजह से क्या बनता है? चक्रवात बनता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनेगा चक्रवात। आज पूरा चक्रवात हम लोग बना ही देते हैं, ठीक है? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई ना? अगला सवाल देखिए क्या दे रहा है। अगला सवाल आपको दे रहा है कि चक्रवात की आकृति कैसी होती, ठीक है? तो आप देखते होंगे दोस्तों चक्रवात कुछ इस तरीके से आपको नजर आता होगा, ठीक है? कहीं कहीं पे ऐसे और कहीं कहीं पे दोस्तों ऐसा चक्रवात भी आपको देखने को समझ में आता होगा, ऐसे, ठीक है? ऐसे कुल मिला जुला के जो इसकी आकृति है दोस्तों, या इसकी आकृति होती अंडाकार, अंडाकार, या कभी कभी दोस्तों शंकु आकार भी देता है, शंकु आकार, ठीक है? शंकु के आकार का भी दोस्तों मिलता है। वैसे आप सही करिएगा अंडाकार, ज्यादातर परीक्षा में जो ऑप्शन मिलेगा वो अंडाकार ही मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई ना? ये आपका दूसरा सवाल। आगे बढ़िए, तीसरे सवाल की बात करते हैं। कह रहा चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने से मापा जाता है? किसको दोस्तों? कह रहा चक्रवात की शक्ति को कैसे मापते हैं? सर समझ नहीं पाए। जैसे आपको दोस्तों पूछता है ना कि आप वायु दाब को कैसे मापते हैं, वायु दाब को कैसे मापते हो, तो आप कहते हैं सर बैरोमीटर से मापते हैं। कैसे? बैरोमीटर से ये पता चलता है कि कितना वायु दाब है। ठीक उसी तरीके से कह रहा है कोई चक्रवात कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली। आप कल्पना करो एक एक चक्रवात की जो व्यास होता है ना वो 500 किलोमीटर का होता है। 500 किलोमीटर का व्यास, इतना बड़ा चक्रवात, इतना बड़े में अगर चक्रवात ऐसे हवाएं घूम रही तो 500 किलोमीटर का एरिया है। सोचो कितना बड़ा चक्रवात होता होगा, ठीक है? तो ये जो चक्रवात की शक्ति, इसे किससे मापा जाता है? इसे टी स्केल से मापा जाता है। किससे? याद रखेंगे, इसे किससे मापा जाता है? इसे टी स्केल द्वारा दोस्तों मापा जाता है चक्रवात की शक्ति को। आ सकता है परीक्षा में ना।
आता तो क्या आपने अपने कॉपी में नोट किया है? सारे सवाल चक्रवात वाले चैप्टर में नोट किया है कि नहीं? अगर नहीं नोट किया है तो कर लीजिए ना, क्योंकि यही सारे सवाल तो आते हैं परीक्षा में। अगला सवाल कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है? 2 सवाल देता है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है, इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है। आइए ये समझने के लिए पहले दोस्तों एक ग्लोब बना लेते हैं। इस पे 0 डिग्री लाइन दे दी है, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, इसके उत्तर साइड में दोस्तों उत्तरी गोलार्ध होता है, इसके दक्षिणी साइड में दोस्तों क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये हम बचपन से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये हम भूलने वाले नहीं। ठीक है, अब जो उत्तरी गोलार्ध होता है दोस्तों, यहां पर हमेशा याद रखिए जो हवाएं होती हैं ये कैसे चलती हैं दोस्तों, घड़ी की चक्रवात जो है, हवाएं नहीं, ठीक है, यहां पर जो चक्रवात की दिशा होती है, चक्रवात की क्या दोस्तों दिशा, चक्रवात की जो दिशा होती है ये घड़ी की सुई की विपरीत होती है। सुई के विपरीत दिशा में दोस्तों ये चक्रवात चलता है। यानी घड़ी दोस्तों कैसे चलता है, ऐसे 12 से बज गया 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, तो इसका उल्टा कर लीजिए, ऐसे चक्रवात चलेगा। ठीक है, उल्टा। ठीक है, कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में उल्टा चलता है। तो ऊ से याद रखेगा, ऊ से उत्तरी, ऊ से उत्तरी, और ऊ से क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के दिशा के उल्टा दोस्तों क्या चलता है, चक्रवात की दिशा होती है। ये आप तथ्य याद रखेंगे। इतनी बात समझ में आ गया ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल एकदम इत्मीनान से पढ़िए, ऐसे पढ़िए कि एकदम तुरंत के तुरंत सारी चीजें याद हो जाए। दक्षिणी गोलार्ध की बात किया, दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों चक्रवात की दिशा क्या होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात की दिशा है ये घड़ी की दिशा में होती है। ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में ना, घड़ी की सुई की दिशा में यह चलती है। मतलब यहां कैसे होगा दोस्तों, इस तरह से होगा, ऐसे ना, ऐसे होगा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये कहां पर, दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन एक सवाल दोस्तों यहां और आप नोट करिएगा, मैं इसको अच्छे से यहां बॉक्स में डाल देता हूं, बहुत ध्यान से आप समझिएगा नहीं तो गलतियां होंगी। ठीक है, अगर कभी चक्रवात ना पूछकर आपसे प्रति चक्रवात की बात कर दे, किसकी बात कर दे, प्रति चक्रवात की बात कर दे, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा। प्रति चक्रवात के केस में उल्टा हो जाता है, क्योंकि चक्रवात का उल्टा क्या है, प्रति चक्रवात। तो इस केस में अगर आपसे पूछे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कि यहाँ किस तरह की जो है वायु चलती है, तब आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, तब आप बताइएगा कि पर घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, और यहाँ घड़ी के विपरीत। ठीक है, यहाँ घड़ी के विपरीत दिशा में, तब उल्टा हो जाता है। कब उल्टा हो जाता है, समझ गए ना, जब कभी क्या कर दे, प्रति चक्रवात की बात कर दे, तो ये पूरे केस का उल्टा कर लीजिएगा। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बाद में न कहिएगा कि नितिन सर ने आपको समझाया नहीं। हमें बहुत इत्मीनान से पढ़ना, आराम से पढ़ना है, और हमें सिर्फ इतना आपको ध्यान दिलाना है कि आपसे गलती होती कहां है। ठीक है, कर भंवर सिद्धांत ये किस प्रकार की वायु राशियों से संबंधित है, वायु राशि दे दिया ना। वायु राशि का मतलब ही क्या दोस्तों, कि जो हवाएं हैं ये क्या है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, यहीं से पता चल जा रहा है। वायु राशि लिखा नहीं कि ऊर्ध्वाधर पता चल गया, वायु राशि लिखा नहीं कि पता चल गया हम लंबवत हवाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो भंवर सिद्धांत होता है दोस्तों, ये चक्रवात की जो आंख होती है, जो बीच में भंवर बनता है। कभी दोस्तों आपने देखा होगा गर्मी के महीनों में क्या होता है, जहां धूल ज्यादा होता है वहां इस तरह से दोस्तों गोल गोल हवाएं चलने लगती हैं, हम लोग कहते हैं भंवर बन रहा है। ऐसे पानी में भी दोस्तों भंवर बनता है। फिलहाल ये भंवर सिद्धांत किस प्रकार की वायु राशियों से संबंधित है, तो याद रखेगा ये चक्रवाती वायु से संबंधित है। किससे दोस्तों, ये चक्रवात से संबंधित है, यानी चक्रवातों से संबंधित है। क्या दोस्तों, ये जो भंवर सिद्धांत है, इसका कुछ अलग से नहीं है। चक्रवात में जो लंबवत हवाएं चलती हैं, ऊर्ध्वाधर हवाएं चलती हैं, उन्हीं से संबंधित है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। ठीक है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, अब इसको समझिए। एक्चुअली में होता क्या दोस्तों, जहां चक्रवात आता है ना, मान लीजिए यहां चक्रवात आया यहाँ पे, ठीक है, तो हवाएं ऐसे गोल गोल दोस्तों मूव करती हैं, बड़ा होती चली जाती हैं ऐसे। ठीक है, तो ये जो बीच वाला जो क्षेत्र होता है दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, इसी को कहते हैं शांत क्षेत्र। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, शांत क्षेत्र। ये एक ऐसा स्थान होता है जहां अगर व्यक्ति खड़ा हो तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि चक्रवात के बीच में है। एकदम मौसम शांत, कोई बादल उधर ऊपर कुछ नहीं, बाहर भयानक रहेगा, लेकिन वहां पे दोस्तों एकदम कुछ नहीं होता है।
बाहर बार तो भयानक वर्षा भी होती है, लेकिन जो बीच वाला क्षेत्र होता है यहाँ बादल ही नहीं होता है, और जब बादल नहीं होगा तो वर्षा कैसे होगी। आपसे सिंपल सा सवाल कर रहा है कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इसे कहा जाता है चक्रवात की आंख। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है चक्रवात की आंख। अब कहीं कहीं पे आंख लिख दिया, कहीं कहीं पे इसी को लिख देता चक्षु। क्या लिख देता दोस्तों, चक्षु। तो आंख का मतलब क्या होता है, आंख को ही तो चक्षु कहते हैं। तो याद रखिएगा, यही जो चक्षु है, यही जो आंख है, ये चक्रवात का शांत क्षेत्र है। क्या है, शांत क्षेत्र, एकदम याद रहेगा ना आपको। और ये जो शांत क्षेत्र होता है, याद रखिएगा, यहां मौसम क्या होता है दोस्तों, मौसम एकदम साफ, एक नंबर का मौसम। ठीक है, यहां बारिश होगी क्या, नहीं सर, यहां किसी तरह की कोई बारिश, वर्षा लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है, यहां किसी तरह की कोई वर्षा नहीं होती, ना तो वर्षा होती है, ना ही किसी प्रकार का कुछ अनुभव होता है। बीच में अगर आप खड़े हैं और चक्रवात चल रहा है, ठीक है, तो जो साइड में होगा वो आदमी तो उड़ जाएगा, घर द्वार सब उड़ जाएगा, गाड़ी घोड़ा सब गायब हो जाएगा, पेड़ पौधे भी उड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो बीच में खड़ा व्यक्ति होगा उसे कतई कुछ एहसास नहीं होगा, ना ही उसके साथ कोई हादसा होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, दोनों चीजें, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत क्या है। ठीक है, पहले प्रतिपादक के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। इनका नाम था जे बर्कनीज। क्या नाम था दोस्तों, जे बर्कनीज। ये बर्कनीज भाई साहब ने क्या किया, ये ध्रुवीय वाताग्र का सिद्धांत दिया। और ध्रुवीय वाताग्र का सिद्धांत होता क्या है, तो ठंडी हवाएं जब गर्म हवाएं से मिलती हैं, यही ध्रुवीय वाताग्र का सिद्धांत है। और आप तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, क्या जानते हैं कि ध्रुवों से कैसी हवा चलती दोस्तों, ध्रुवों से शुष्क प्लस शीत हवाएं चलती, शीतल हवाएं। ठीक है, ठंडी हवा, यही चलेंगे ना ध्रुवों से। और अगर हम भूमध्य सागर से बात कर दें तो यहां गर्म और आर्द्र हवाएं चलेंगी। अगर हम यहां भूमध्य सागर की बात कर दें, भूमध्य सागर कर रहा हूं भाई, अगर हम आपको भूमध्य रेखा से बात कर दें तो यहां पर क्या चलेगा, एक तो आर्द्र क्यों चलती दोस्तों, खूब बारिश होती है, भूमध्य रेखा की जो पेटी होती है यहां खूब बारिश होती है, तो हवाएं जो चलती हैं उनमें आर्द्रता होती, नमी होती है। तो एक तो दोस्तों आर्द्र होगा, दूसरा दोस्तों गर्म होगा, और जब इन दोनों का मिलन होगा तो ही क्या बनता है दोस्तों, यही ध्रुवीय वाताग्र इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुवीय वाताग्र। ठीक है, तो याद रखेगा, इसी के मिलने से क्या बनता है, ध्रुवीय वाताग्र का निर्माण होता है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे सवाल देखिए, करा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। देखिए शीतोष्ण में दो शब्द है। ठीक है, क्या शब्द है दोस्तों, एक तो शब्द शीत, दूसरा शब्द है उष्ण। ठीक है, तो दोस्तों उष्ण कटिबंध तो आप जानते हैं कि आप कर्क रेखा तक चले जाइए, नीचे साइड जाएंगे तो मकर तक चले तो वहां उष्ण वाला बेल्ट मिलता है। उसके जब आप ऊपर जाएंगे तब दोस्तों क्या मिलेगा, शीतोष्ण वाला बेल्ट मिलेगा। क्योंकि आप समझिए 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री ऊपर नीचे तो शांत वाला क्षेत्र हो जाता है, डोल्ड्रम वाला हो जाता है। उसके ऊपर जाएंगे तो पढ़ते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं ना, वही कहलाते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मतलब इतने के बीच में। ठीक है, यहीं पे सूरज उत्तरायण दक्षिणायन होता रहता है, बस यही जान लीजिए। ठीक है, और शीत वाला मिलेगा ध्रुवों के पास में। तो शीत और इस वाले प्लेट के बीच में, प्लेट नहीं, इस वाले जो है, हाँ कह सकते हैं, ठीक है, इसके बीच में, रेखा के बीच में क्या होता है, शीतोष्ण वाला क्षेत्र होता है। तो ये कहां से स्टार्ट होगा, हर कीमत पर सर ये कर्क के तो बाद ही स्टार्ट होगा, दक्षिण में जाएंगे तो मकर के बाद होगा, यानी 23.5 डिग्री के बाद ही इसके बारे में सोचना, उसके पहले सोचना ही नहीं। तो मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जो शीतोष्ण होता है कर्क किसके मध्य उत्पन्न होता है ना, तो याद रखेगा 30 डिग्री, चाहे उत्तरी बात करिए चाहे दक्षिणी बात करिए, एक ही बात है। ठीक है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के मध्य, और इसमें दोनों याद रखेगा, चाहे उत्तरी रहे चाहे दक्षिणी रहे। ठीक है, इनके मध्य दोस्तों इस शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई ना। अगर ये आपको कर्क मकर वाली बात ना बताई जाए तो कंफ्यूजन के मारे बच्चा गलत कर सकता है। तो 30 से 65 याद रखेगा, बाकी 90 पे चले जाएंगे तो वहां तो शीत हवाएं हैं, एकदम ठंडी हवाएं हैं, वहां शीतोष्ण तो मिलेंगे नहीं। शीतोष्ण में शब्द भी तो लगा, आप ध्यान दीजिए, उष्ण शब्द लगा है, तो कैसे गर्म वहां हो जाएगा। करेक्ट, कौन से चक्रवात महाद्वीपों पर विकसित होते हैं। वैसे तो दोस्तों अधिकतर जो ज्यादातर जो चक्रवात होते हैं
ज्यादातर चक्रवात कहां पर आते हैं दोस्तों? मैक्सिमम जो चक्रवात है दोस्तों ये समुद्र में आते हैं, समुद्र में, समुद्र यानी महासागर में आते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ चक्रवात ऐसे हैं दोस्तों जो महाद्वीप पर आते हैं, महासागर पर ज्यादा चक्रवात आते हैं, महाद्वीप पर कम चक्रवात आते हैं। लेकिन जो चक्रवात महाद्वीप पर विकसित होते हैं इन्हें कहा जाता है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। ये कहां होते हैं? महासागर में नहीं, ये अधिकतर कहां होते हैं दोस्तों? महाद्वीपों पर इस तरह के चक्रवात विकसित होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो ये लाइन आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अब थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ठीक है। ये 2-3 लाइन का सवाल देखकर डरा मत करिए, इसका उत्तर तो और आसान होता है। पढ़िए क्या लिखा है, करा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जैसे लिखा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ना, एक सवाल तुरंत अपने दिमाग में डालिएगा कि हम बात कर रहे हैं 30 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में, ठीक है। अच्छा, करा इस क्षेत्र में किन क्षेत्रों से आने वाली शीतल हवा? अच्छा, शीतल हवा का भूमध्य रेखा से चलेगी? अरे शीतल हवा यार एक ही जगह चलती है, वह ध्रुव से, और कोई बात? शीतल हवा कहां से चलेगी? तो शीतल हवा चलती ध्रुव से, ठीक है। और कह रहा है कि भारी वायु राशि, भाई सिंपल सी बात है, ठंडी हवाएं हमेशा भारी होती हैं, गर्म हवाएं हल्की होती हैं, ठीक है। तो ये शीतल है क्योंकि ध्रुवों से चल रही है, तो दोस्तों ये भारी भी होगी, भारी होगी, सिंपल सी बात है। कह रहा कि विषुवतीय क्षेत्रों से जाने वाली उष्ण, उष्ण का मतलब क्या है? गर्म। ये तो हमने पीछे ही बता दिया ना कि गर्म और ठंडा के मिलने से चक्रवात बनता है, ठीक है। तो चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, लेकिन पूछा गया किन क्षेत्रों से आने वाली, ठीक है। तो कह रहा किन क्षेत्रों से आने वाली, लिखिए ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली। देखिए दो ही का मिलन होना है, एक तरफ ध्रुवों से ठंडी हवा आएगी और भूमध्य रेखा से गर्म हवा आएगी, यही मिला के दोस्तों क्या हो जाएगी? गर्म ठंडा मिला के ऐसे घूमने लगेंगे और इसी से क्या हो जाएगा? चक्रवात बन जाएगा। समझ में आ गया? इतनी सी बात है, और कंफ्यूजन ढेर सारा। 3 लाइन के सवाल को क्या उत्तर निकला? जो हमने पीछे पढ़ा उसी का आधार पर निकला, ठीक है। समझते चलिए, मेरी क्लास में अगर आप हैं ना, मैं क्लास में मैक्सिमम सवाल आपको याद करा दूंगा। अगला सवाल कह रहा किस मौसम में ध्रुवीय वायु राशियां और उपोष्ण वायु राशियां, ध्रुवीय वायु राशि मतलब समझ गए, वायु राशि लिखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ऊपर नीचे, ठीक है, ये। और ध्रुवीय मतलब ध्रुवों पे, ठीक है। दूसरा सवाल दे रहा उपोष्ण, क्या दे दिया? उष्ण की बात नहीं कर रहा, उपोष्ण। उपोष्ण वायु राशियों के तापमान में अधिकतम अंतर कहां होता है दोस्तों? इसमें देखिए ध्रुवीय वालों में और उपोष्ण वाले में इसमें मैक्सिमम अंतर कहां पर होता है? तो ये अंतर कहां पे नहीं होता है, गलत दे रहा दोस्तों, कब होता है? अच्छा, किस मौसम में होता है? हम भी कहें कहां का, ये किसी स्थान का नाम थोड़े। कह रहा कौन से मौसम में ऐसा होता है, इसमें डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। शीतकाल में, ठंडी के समय में, शीतकाल में, ठंडी के सर शीतकाल कैसे? मान लीजिए सूरज दक्षिणायन हो गया, अब सूरज दक्षिणायन हो गया तो उत्तरी गोलार्ध जो पृथ्वी का है वहां सूरज की किरणें लंबवत तो पड़ेंगी नहीं, तो ये होता है ठंडी का महीना। ठंडी आ गया, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी। तो दोस्तों जब उत्तरी गोलार्ध की तरफ बात करेंगे तो शीतकाल आएगा ना, ये उसी शीतकाल में दोस्तों जो ध्रुवीय वायु राशियां होती हैं, जो उपोष्ण वायु राशियां होती हैं, उनके तापमान में क्या होता है? अधिकतम अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। ये इस कारण होता है क्योंकि सूरज जो होता है दोस्तों वो शीतकाल में दक्षिण की तरफ चला जाता है, ठीक है, याद रखेगा। अगला सवाल करा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। जब जब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात देना, 2-3 लाइन आप हमेशा दिमाग में डालिए। एक तो 30 से 65 डिग्री, दूसरा ये चक्रवात कहां आता है दोस्तों? महाद्वीप पर आता है। ये आपके दिमाग में ये बात क्लिक होनी चाहिए, जब जब ये शब्द आए तब तब ये क्लिक होनी चाहिए। अच्छा, कह रहा किस मौसम में यह अधिक प्रबल हो जाते हैं, मतलब ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं? कौन सा मौसम है दोस्तों? ठंडी के समय भाई, शीतकाल में। ये उसी समय दोस्तों एक्टिव ही होते हैं, ठीक है। ये शीतकाल में क्या होते हैं? सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रियता के साथ साथ ये प्रबल भी हो जाते हैं, खतरनाक। ठंडी क्योंकि सूरज है नहीं, ठीक है, उस समय ज्यादा डिफरेंस करता है, क्योंकि दोस्तों बताया ना कि उपोष्ण और ध्रुवीय हवाओं में दोस्तों ज्यादा डिफरेंस मिलता है, ज्यादा अंतर। अरे हम कह रहे हैं ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडा, अब जितना अब मान लीजिए कम गर्म है, मतलब थोड़ा डिफरेंस कम है, अंतर कम है, तो दोस्तों क्या होगा? कम प्रेशर वाला चक्रवात आएगा, और डिफरेंस ज्यादा है तो और खतरनाक चक्र। भाई जितनी खतरनाक गर्म और ठंडी हवाएं टकराएंगी उतना खतरनाक चक्रवात का निर्माण होगा। यही तो आप सोचिए ना, यही तो मैं कब से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगला सवाल कर रहा है किन चक्रवातों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत, उनके विकास में शामिल,
वायु राशियों के तापमान का अंतर होता है। तापमान का अंतर मतलब समझते हैं, पहले समझिए तापमान का अंतर किसे कहते हैं। मान लीजिए गर्म हवाएं हैं, ठीक है, और ठंडी हवाएं हैं, ठीक है, गर्म हवाएं हैं और ठंडी हवाएं हैं, इन्हीं का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, गर्म हवाएं और ठंडी हवाओं का जो डिफरेंस होता है दोस्तों, यही तो तापमान में अंतर है। कह रहा है कि किन चक्रवातों में ऐसा दोस्तों होता है, तो ये शीतोष्ण में ही ऐसा होता है, वहीं पर ये डिफरेंस देखा जाता है, ठीक है, जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा जो है खतरनाक होगा। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। ये ऐसे सवाल है ना जो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, जवाब एक ही है लेकिन तरीका यहां पर बदल जाता है। और सुनिए कैसे कैसे पूछे जाते हैं सवाल। एक सवाल आता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में किन चक्रवातों का जन्म होता है, ठीक है। कहां पे दोस्तों, कर्क और मकर के बीच में दोस्तों किस प्रकार के चक्रवात का जन्म होता है। तो देखिए ये वाला जो है, ये वाला दोस्तों, ये तो आपको कह सकते हैं शीतोष्ण वाले बेल्ट में होगा। कहां पे होगा दोस्तों, ये तो शीतोष्ण वाला जो बेल्ट है वहां की बात करिए। अभी आपसे कर्क और मकर के बीच की बात कर लिया। कर्क रेखा मतलब क्या, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। और मकर रेखा का मतलब क्या, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश रेखा जो, उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कर्क और इसे कहते हैं मकर, ठीक है, कर्क और मकर। तो कर्क और मकर के बीच में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, क्योंकि यह बेल्ट ही उष्ण कटिबंधीय बेल्ट है, इसलिए इस चक्रवात का नाम भी क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गया। बीच वाला जो बेल्ट है यहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है, और जो इससे बाहर चले जाएंगे 30 से 65 वाले बेल्ट पे, तो वहां शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है। आप मुझे कह दो कि सर नहीं याद होगा, याद हो जाएगा सर। आज मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये सारी बातें ऐसी है ना जो आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगी, तो मुझे भी इन बातों का ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप आके एक बार ज्वाइन करके देखिए, बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से, शालीनता से एक एक क्वेश्चन रिसर्च करके आपको पढ़ाए गए। आप चाहे जहां भी कोचिंग किए हो, जिस भी जगह पढ़े हो, हम नहीं कह रहे आपने गलत पढ़ा या सही पढ़ा, लेकिन भाई आपके विकास में कुछ बाधा ना बन जाए, कहीं कोई ऐसा सवाल ना आ जाए जो आपके नोट्स में ना लिखा हो। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि एक बार दोस्तों इसको पढ़िए, इसको पढ़ेंगे तो रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि आपने पूरा इतिहास पढ़ लिया, तो आप सारा सवाल सही कर दो। आप सारा भाई 150 लेक्चर में आप 30 का गुणा कर दो, इसमें गुणे 30 कर दो, तो 30 का गुणा कर दोगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा और डबल जीरो। तो देखिए हमने यहाँ पर कितना क्विज दोस्तों आपको कराया है, कुल 4500 सवाल ये केवल इतिहास में कराया गया, केवल इतिहास में। आप सही कर दो। इसी तरह से जब आपको 80 लेक्चर मिलेगा संविधान में, तो 80 गुणे 30 यानी 8 तिरिक 2400 दोस्तों जो क्विज कराया गया, ये सिर्फ और सिर्फ कहां कराया गया दोस्तों, संविधान में। आप बता दो मुझे 2500 सवाल पढ़ने के बाद भी क्या आपका कॉन्फिडेंस लूज रहेगा? सवाल ही नहीं बनता भाई। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार आप आइए, इसको देखिए। ये जो क्लास है आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, स्टडी 91 के चैनल पर आइए, वहां प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बाकी अगर आप डेली वाली जो क्लास चल रही है ना, ये सुबह 9:06 पे चलती है, ठीक है, मोस्टली यही टाइम रहता है। कभी कभी रिसर्च में दिक्कत आ जाता तो समस्या। और एक चीज और बताएं दोस्तों, रात को 10 बजे ना मैं क्या कर रहा हूं, पहले अपने बच्चों को मैं इधर उधर की बातें नहीं पढ़ाता था। सिलेंडर का रंग लाल क्यों होता है, चिड़ियां सारी एक लाइन में क्यों उड़ती हैं, मैं चमगादड़ उल्टा क्यों लटकता है, टायर काले क्यों होते हैं, सर इससे क्या, मैं ये सब नहीं पढ़ाता था। लेकिन मैंने देखा कि अब बच्चों को इसकी भी जरूरत है, क्योंकि आप अपने आप को लोगों से अलग कैसे करोगे, ये सब लोग थोड़े सुनेंगे, ये कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जब कभी आप अपने घर में जाएंगे, अपनी बहन को, अपने पिताजी को, माता जी को बताएंगे, मम्मी आपको पता है सिलेंडर लाल क्यों होता है, मम्मी आपको पता है मैं बिना तराजू के बता दूंगा कि सिलेंडर में गैस कितनी है, अच्छा ऐसा क्या, भाई कहां से पढ़ के आ रहा है बेटा मेरा, ठीक है, उनको अच्छा फील होगा। और मैं यही सोचकर दोस्तों इस तरह के बेसिक चीजें बताना शुरू किया, बहुत गजब गजब चीजें। ये वाले जो वीडियोज हैं दोस्तों रात के 10 बजे अपलोड किए जाते हैं। प्लेलिस्ट में आके देखिए, अनटोल्ड स्टोरी नाम का एक फोल्डर होगा, वहां आके देखिए, बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। वीडियोज मैं देता रहता हूं, हर तरीके का वीडियोज, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा वहां से। आइए आगे बातें करते हैं। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच किस कारण निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इतना परेशान करके छोटा सवाल पूछ दिया। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा के बीच में ये लो प्रेशर क्यों क्रिएट हो जाता है, ये पूछने वाली बात है।
क्यों क्रिएट हो जाता है बताओ। आपने एक सवाल पढ़ा दोस्तों, मैं कहाँ बनाऊं, यहाँ बना दूं, एक फिगर बनाना पड़ेगा। ये हो गया दोस्तों पृथ्वी, ये हो रहा है 0 डिग्री लाइन, ये हो गया दोस्तों बीच में बना लूं, ये हो गया जिस लाइन की बात करा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये हो गया हमारी कर्क रेखा, और नीचे से हो गई दोस्तों हमारी ये मकर रेखा, ठीक है। ये कर्क हो गई और ये नीचे क्या हो गया दोस्तों, ये मकर हो गया, ठीक है। अब होता क्या दोस्तों कि जो सूर्य होता है ना, जो सूर्य होता है, ये सूर्य क्या होता है दोस्तों, ये उत्तरायण भी होता है और दक्षिणायन भी होता है, लेकिन अधिकतम कितना, कर्क और मकर के बीच तक। मतलब सूरज कभी 23.5 डिग्री से ऊपर उत्तरायण नहीं हो सकता, ना ही दक्षिणायन हो सकता। इसके पीछे का कारण यह है कि पृथ्वी अपने धुरी पर भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये मुख्य कारण है दोस्तों। तो ये होता है कंडीशन, इस वजह से सूर्य की किरणें लगातार पड़ती रहती हैं। अच्छा बताओ, लगातार सूर्य की किरणें जहां मिलेंगी वो क्षेत्र गर्म होगा कि ठंडा होगा? अगर मान लो सूर्य का प्रकाश इस वाले बेल्ट पर लगातार मिलता रहता है तो क्या ये वाला बेल्ट ठंडा होगा, गर्म होगा? सर गर्म होगा। अब मैं यहां लिख दूं क्या इस सवाल का जवाब, कि अत्यधिक तापमान होता है। यहां पर क्या होता है, अत्यधिक तापमान। आप मानते हो कि नहीं? अत्यधिक तापमान क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां सूरज का प्रकाश हमेशा पड़ता है, हमेशा। क्यों सर, इसके बाहर ये 23.5 डिग्री के ऊपर प्रकाश नहीं पड़ेगा क्या? प्रकाश पड़ेगा, लेकिन वो क्षैतिज पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? क्षैतिज मतलब क्षैतिज नहीं, हाँ क्षैतिज पड़ेगा। मैं आपसे कहूं, ये सामने हमने आग जला लिया और हम एकदम ठीक सामने खड़े हैं, और मान लीजिए आप कहीं ऐसे जगह खड़े जहां से ये जो अग्नि जल रही दोस्तों, ये सीधे आपको प्रभावित नहीं करे, अंतर पड़ेगा ना। तो ये जहां सीधे पड़ता है यहाँ तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा होगा तो गर्म होगा, गर्म होगा तो हवाएं गर्म होगी, हवाएं गर्म होगी ऊपर भाग जाएंगी, हवा ऊपर भाग गई तो नीचे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। तो इसीलिए तो कर आपको बनाना क्या था, ये तो लो प्रेशर बनाना था, बना दिया लो प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ेगा जमीन का तो लो प्रेशर, टेम्परेचर कहीं का भी बढ़ जाए लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। टेम्परेचर और प्रेशर में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी एक दूसरे के यह उल्टे होते हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, किन चक्रवातों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत संघनन की गुप्त उष्मा होती? ठीक है, संघनन तो सर कंडेंसेशन हो गया, तो बादल बनने वाली हो गया, और कह रहा उसकी जो गुप्त उष्मा होती है वो यहां प्रभावित करती है। दोस्तों ये जितने भी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, जितने भी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उन सभी केस में यही होता है। और आप तो जानते हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये कर्क से लेकर मकर के बीच में ही उत्पन्न होते हैं, है कि नहीं? और इसी में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमेशा संघनन की गुप्त उष्मा होती है, इसीलिए ज्यादा खतरनाक होते हैं, भयंकर, ठीक है, बहुत डिस्टर्ब करने वाले। आगे देखिए, कह किन चक्रवातों के विकास के लिए उष्ण कटिबंधीय समुद्र और महासागर सबसे अनुकूल क्षेत्र हो जाते हैं? कौन से वाले? यही जो 0 डिग्री वाला है दोस्तों, 0 डिग्री के आसपास जो होता है, और आपको पता है 0 डिग्री के आसपास मतलब कर्क और मकर के बीच में ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, यही बताए तो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यहां पर संघनन की गुप्त उष्मा दोस्तों यूज की जाती है ऊर्जा के रूप में, मुख्य स्रोत के रूप में, तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा किस प्रकार के चक्रवात सागरों के ऊपर तेज चलते हैं? दोस्तों आपको जो मैंने शीतोष्ण पढ़ाया था, अगर आपको याद हो पीछे, तो मैंने आपको पढ़ाया था शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। और वहां पर हमने आपको बताया था कि ये जो चक्रवात है ये महाद्वीप पर आता है। कहां पर आता है? महाद्वीप पर, यही बताया था ना। तो आपसे अभी क्या पूछ रहा है, कह रहा सागर के ऊपर, समुद्र के ऊपर, महासागर के ऊपर कौन से प्रकार के चक्रवात चलते हैं, लेकिन वो चलते चलते जब स्थलीय क्षेत्र पे पहुंचते हैं तो क्षीण हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है लेकिन खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। तो अब बचा कौन? शीतोष्ण तो उत्तर है नहीं, तो एक ही उत्तर बचा दोस्तों, वो है क्या? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। वैसे भी ये खतरनाक होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ दोस्तों जितने भी चक्रवात आते हैं, ये चक्रवात दोस्तों उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ही होते हैं, जो बंगाल की खाड़ी वगैरह वाले क्षेत्र में आते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, करा कौन से चक्रवात अपनी गति व तूफानी स्वभाव के कारण अत्यंत विनाशकारी होते हैं? अरे कितने बार मैं बताऊं आपको भाई, ये अंदर जो लो प्रेशर बनता है ना, उसी से दोस्तों पैदा होते हैं। और ये मैं किस चक्रवात की बात कर रहा हूं? सीधे सीधे एक बात याद रखें, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। सबसे खतरनाक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? सबसे खतरनाक होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और आते कहां पर? ये हमेशा सागरों में क्रिएट होते हैं। इनका आकार कितना होता है दोस्तों, बताया ना, 500-500 किलोमीटर का आकार।
कह रहा किस प्रकार के चक्रवात वर्ष के निश्चित समय में ही आते हैं, बार बार नहीं पैदा होते हैं, वह कुछ स्पेसिफिक टाइम में ही दोस्तों पैदा होते हैं, ऐसा 12 मासी नहीं होते हैं। ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, क्या है दोस्तों, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है, हमेशा नहीं आते, ठीक है। इसके लिए कुछ कारण होता है, जैसे मैं एक बेसिक कारण आपको बता दूं, जब कभी सागर का जल, ठीक है, सागर का जल जो है कम से कम दोस्तों 27 से 28 डिग्री, ठीक है, तक दोस्तों सेंटीग्रेड तक ये क्या हो जाएगा, गर्म रहेगा, तब दोस्तों जाकर इसका निर्माण होता है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो निर्माण ही नहीं होगा। ऐसे कई सारे कंडीशन है, मैं बेसिक कंडीशन आपको एक बता रहा हूं, तो ये इसीलिए दोस्तों उतने टेम्परेचर में जब पहुंचता तभी ये स्थिति बनती है। कह रहे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहां पहुंचने से पहले समाप्त हो जाता, अभी पीछे दोस्तों बताया हूं, तो स्थल खंड, ठीक है, स्थल या फिर कहिए महाद्वीप, ठीक है, या अलग अलग देश, कुछ भी यहां कह सकते हैं, पता नहीं आपके एग्जाम्पल में क्या दे देगा, ठीक है, तो ये कह सकते हैं, या जो आंतरिक क्षेत्र है वहां कह सकते हैं। अब देखिएगा एग्जाम में क्या देता है ऑप्शन, उसी हिसाब से कीजिएगा, ठीक है, मतलब तो समझ रहे होंगे ना। अभी देखिए यहां पे मैंने बताया था किस प्रकार के चक्रवात सागरों के ऊपर तेज चलते हैं परंतु स्थलों पर पहुंचते पहुंचते क्षीण हो जाते हैं। वही सवाल तो यहां भी दे रहा है, बताइए कुछ अंतर है, पहुंचने से पहले समाप्त हो जाए, कहां, तो स्थल खंड पहुंचने से पहले या आंतरिक भागों में पहुंचने से पहले, किसी देश के सीमाओं के अंदर घुसने तक, ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकता है ऑप्शन। अब न जाने क्या ऑप्शन होगा तो उसको देखिएगा। अगला सवाल दे रहा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विशेष रूप से किस, अभी आते हैं ना, हमने कहा दोस्तों एक स्पेसिफिक टाइम में आते हैं, लेकिन अभी आपसे एक मौसम के बारे में पूछ रहा, भाई मौसम बताइए कि कब आते हैं। दोस्तों मैंने कहा कि जब कभी टेम्परेचर सागर का, समुद्र के समुद्री जल का जो टेम्परेचर है ये 27 से 28 डिग्री के आसपास दोस्तों जब पहुंचता है तब ऐसा होता है। और ऐसा होता है मोस्टली ग्रीष्म काल में। कहां पर होता है दोस्तों, ग्रीष्म काल, यानी गर्मी के समय में दोस्तों इस तरह के चक्रवात देखने को मिलते हैं ग्रीष्म काल में। ये भी तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा चक्रवात का चक्षु, ये तो मैंने पीछे भी बता दिया है। चक्रवात का चक्षु का मतलब क्या दोस्तों, जो चक्रवात की आंख है, और बताया था ये आंख में मौसम साफ रहता है। क्या रहता है दोस्तों, यहां मौसम साफ रहता है, यहां वर्षा नहीं होती है। अगर इसके बीच में दोस्तों कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि चक्रवात के बीच में, ठीक है। करा चक्रवात का चक्षु किस प्रकार के चक्रवातों की विशेषता है, तो ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता है। किसकी विशेषता है, यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये कहां से कहां तक आते हैं, तो कर्क से मकर के बीच में ना, कर्क से मकर के मध्य इस तरह के चक्रवात पैदा होते हैं। कब पैदा होते हैं दोस्तों, तो ग्रीष्म काल में पैदा होते हैं, गर्मी के समय में पैदा होते हैं और बहुत ही खतरनाक होते हैं, जबरदस्त, भयंकर, ठीक है। ये तथ्य भी याद रखेगा। आगे बढ़िए, करा उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के केंद्र में 6 से 48 किलोमीटर का वह क्षेत्र क्या कहलाता है, जहां हवाएं एकदम शांत रहती हैं। हवा शांत रहती है, वर्षा नहीं होती है, थोड़ी देर पहले समझाया था आपको। इसे कहते हैं चक्रवात की आंख। क्या कहते हैं, चक्रवात की आंख। चाहे आंख लिखिए चाहे परीक्षा में चक्षु लिखिएगा, ठीक है। ये दोनों शब्द दोस्तों खूब ज्योग्राफी में प्रचलित हैं, तो इसे याद रखेंगे। इसे आई भी कहा जाता है, साइक्लोन आई, ठीक है, वही बात इंग्लिश में हमने बोल दिया, ठीक है। और इसके चारों तरफ दोस्तों एक दीवार भी होती है, एक वॉल होता है जो रक्षा करता है, ठीक है। वो ईंट और बालू और गिट्टी बालू से नहीं बनता है, ठीक है। वो एक ऐसा लेयर होता है जो इस क्षेत्र को शांत रखता है। आप सोचिए इसके बाहर हवाएं जो होती हैं वो मतलब कई 100 किलोमीटर की स्पीड से दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दोस्तों चलती हैं, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में शांत रहता है। तो कुछ ना कुछ एक लेयर काम करता होगा, तो वो भी होता है, याद रखें। उसे चक्रवात की दीवार कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को मैक्सिको की खाड़ी में क्या कहा जाता है, मैक्सिको की खाड़ी क्यों दोस्तों, सीधे सीधे कहिए कि इसको अमेरिका में क्या कहा जाता है, यूएसए का मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे आपको बताना है कि कोई भी जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको अमेरिका में किस नाम से जानते हैं, तो इसको दो नाम से, वैसे मुख्य नाम इसका क्या है, हरिकेन, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी में हरिकेन के नाम से जानते हैं। और आपको पता है हरिकेन की स्पीड कितनी होती है, जितना हमारे देश में राजधानी ट्रेन चलती है, ठीक है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दोस्तों, प्रति घंटा की प्रति सेकंड, घंटा करिएगा, सेकंड कर दोगे तो उड़ जाएगा सब कुछ, ठीक है, कुछ बचेगा ही नहीं, घंटा करिएगा, ठीक है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा,
तक दोस्तों इसकी हवाएं चलती हैं। ये हरिकेन चक्रवात की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल करा, किन चक्रवातों का आकार छोटा होता है, ठीक है। आकार कैसा होता है दोस्तों, छोटा होता है, किंतु तीव्रता सर्वाधिक होती है। बहुत तेज गति से दोस्तों चलते हैं, तभी तो भयंकर होते हैं दोस्तों। ये होते हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये हो सकता है दोस्तों आकार में थोड़े छोटे हों, लेकिन छोटा है लेकिन खतरनाक भी होता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और आता कहां से कहां तक है, तो कर्क से मकर के मध्य दोस्तों ये चलता है। कब बनता है दोस्तों इस तरह का चक्रवात, तो याद रखेगा ग्रीष्म काल में बनता है। कब बनता है, ग्रीष्म काल में बनता है। अगला सवाल देखिए, आगे का सवाल कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को चीन देश में, जापान देश में और फिलीपींस में क्या कहते हैं। अभी दोस्तों आपने पढ़ा था यूएसए में इसे क्या कहते हैं दोस्तों, यूएसए में इसे हरिकेन कहते हैं। तो चक्रवात एक ही है, अलग अलग देश दूसरे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ये लोग पुकारते हैं टाइफून के नाम से। किस नाम से, टाइफून के नाम से। कहीं पे टाइफून लिखा होता है, कहीं पर टाइफून लिखा होता है, तो घबराइएगा मत, ठीक है। टाइफून या टाइफोन के नाम से जाना जाता है। चीन, जापान, फिलीपींस, इधर वाले जो देश हैं वो इस नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और आगे आ जाइए, अगला सवाल करा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में इसी को कहा जाता है विली विली। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को कहा जाता है विली विली, ठीक है। कुछ अलग नहीं है, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है, विली विली के नाम से जाना जाता है। ये तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। मजा आया पढ़ के ना, थोड़ा आज मैंने आराम से भी क्लास लिया कि आपको कहीं दिक्कत महसूस ना हो। बढ़िया चैप्टर था। अभी आगे दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सच चक्रवात, प्रति चक्रवात, चैप्टर चलेगा, लंबा है, घबराइए मैं 2-3 लेक्चर भी लूंगा मैं इस पर, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारी किताबों पर काम किया दोस्तों, आपके पास मौका है, आप जुड़िए हमारे साथ। किताबों को लेके देखिए, बहुत शानदार किताबें हैं, ठीक है। इन किताबों के माध्यम से आप तैयारी करेंगे ना तो लगेगा कि नहीं हमने कोई किताब पढ़ी है। हम बहुत शिद्दत से काम करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप देखते होंगे किताब बहुतों दिन से दोस्तों ऐसे ही है, पड़ी हुई है, कोई अपडेट नहीं हो रहा है। आप सोचते होंगे सर क्यों नहीं अपडेट करें। भाई हम ऐसा नहीं कि 10-20 कंटेंट राइटर बुलाकर उनसे किताब बनवा लें और सब बेच दें, नहीं, आराम से काम करिए। जब खुद से काम करेंगे, इत्मीनान से काम करेंगे तो क्वालिटी मिलेगी, और क्वालिटी के लिए समय देना पड़ेगा, ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं। इसीलिए दोस्तों 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना लग जाता है एक एक किताब तैयार करने में। लंबे समय से दोस्तों आपको किताब नहीं आ रही, दिख रही होगी कोई किताब आई हो। लास्ट टाइम हमने अपनी हिंदी को अपडेट किया था जनवरी महीने में, ठीक है। 14 जनवरी या 15 जनवरी को ये हिंदी की प्रिंट आई थी, द्वितीय संस्करण लॉन्च किया गया था, जिसमें पहले वाले संस्करण में 5000 सवाल थे, दूसरे संस्करण में हमने 1000 सवाल बढ़ा दिया, 6000 सवाल हो गए, पेजेस भी बढ़ गए, 624 पेज हो गई किताब, ठीक है। तो हिंदी को अब जनवरी पूरा बीत गया, फरवरी पूरा बीत गया, मार्च पूरा बीत गया, अप्रैल पूरा बीत गया, मई चल रहा है, मई भी पूरा बीत जाएगा। आप सोचो, इतना समय बीतने के बाद भी अभी तक केवल इतिहास विषय पर दोस्तों काम चल रहा है, और अब जाके इतिहास की किताब कंप्लीट हो रही, तो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो मेहनत से काम करने का मजा अलग होता है, बस यही कहना चाहता हूं मैं। चलिए, अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।